गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज साथियों हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपसे वादा किया था हमारी टीम ने। ये जो आप सामने थंबनेल देख रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो आई हुई है, जिसका आपका सितंबर में एग्ज़ाम है, तो इसमें हमने पूरे ये आपके लिए कम समय में, लास्ट समय के लिए आपके लिए ये रामबाण साबित होगी। ये बुक आपके लिए कैसे साबित होगी? इसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले हैं। हमने विभिन्न जगहों से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वो क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं, तो पैटर्न का भी साथ साथ पता लगता रहे। और जो पैटर्न चल रहा है इसमें थोड़ा सा कर्मचारी चयन आयोग का जो पैटर्न है, आरपीसी का पैटर्न है, उसमें दिन रात का अंतर है। तो जो पैटर्न कर्मचारी चयन बोर्ड का चल रहा है उस हिसाब से हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से भी संभावित बनाए हैं। तो दोनों चीज हमने इसमें शामिल की है, आए हुए क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन, तो दोनों चीजें हमने इसमें शामिल की है। अब ये आपके लिए फायदेमंद कैसे? अब नहीं तो आप कहोगे सर पौने 300 पेज है, 250 प्लस पेज है, कैसे पढ़ पाएंगे? ये आपको अभ्यास करना है। अब 1-1.5 महीना जो भी आपके पास टाइम है, 1 अगस्त से आपको सारी क्लासें लाइव मिलनी शुरू हो जाएगी इस बुक की, ठीक है। और जो मेरी क्लास है पॉलिटिकल की, वो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, क्योंकि मेरी वो पोस्टिंग है वो होम टाउन से, जहाँ हमारा स्टूडियो है वहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, तो मैं रूटीन में आ नहीं पाऊँगा, लाइव नहीं ले पाऊँगा, इसलिए वो चीज़ें आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। अब आपको जिन साथियों ने बुक खरीद लिया है, जो खरीदेंगे, उसको करना क्या है? इसका अभ्यास करना है। इसमें आपको आपका मूल्यांकन अभ्यास, एक तो आपने जो पढ़ा है मैटर, जो भी आपने अभी तक थ्योरी की बुक पढ़ी है, अभ्यास व मूल्यांकन दोनों काम एक साथ होंगे आपके। इसमें आपका जो क्वेश्चन आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसके आधार पर ये क्वेश्चन आप अभ्यास करके देखोगे और फिर बाद में मूल्यांकन करोगे कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कहाँ गलती हो रही है, किस क्वेश्चन में क्यों गलती हो रही है। पहले आप एक बार अभ्यास कर लो, जो गलती हो रही है वो आपके माइंड में रहेगी। जैसे ही आपको लाइव क्लास चलेगी या जो भी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है, पूरी बुक की मिलेगी, तो आपको वो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे अपने से गलती क्या हुई थी, हमने क्या सोच रखा था और ना क्या था, ठीक है। तो आपके लिए अभ्यास और मूल्यांकन के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये, ठीक है। ये पर्सनल बैंक है, 3500 प्लस क्वेश्चन तो हमने शामिल किए इसमें, और 3500 4000 क्वेश्चन हम आर बार का जो मैटर है वो आपको लाइव कराएंगे या रिकॉर्डेड डालेंगे। उसमें थ्योरी भी कुछ विशेष बिंदु उसमें शामिल करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी आपको उसमें बताएंगे, उससे जोड़ के जो भी क्वेश्चन है उसके आसपास का मैटर है वो कवर करेंगे। तो इस हिसाब से आपके 7-8 हज़ार क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। एक बड़ा बड़ा आपका नजरिया वो तैयार हो जाएगा पेपर के बारे में, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन कई बार नहीं आ रहा है तो भी आप उत्तर तक काट बांट के उत्तर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। हूबहू लाइन मिले ये कोई वादा नहीं कर सकता किसी भी बुक का। अगर इस तरह की कोई गलती करता है तो मानने वाला भी मूर्ख है और बताने वाला भी मूर्ख है। हूबहू नहीं मिलता है, लेकिन जो आज तक क्वेश्चन आए हैं या जो संभावित क्वेश्चन बनाए गए हैं उनकी लाइनें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कुछ फैक्ट है वो तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये तो फैक्ट है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगी ये बुक। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं। ये बुक आपको मंगवानी है तो प्रत्येक बुक डिपो कर, जो प्रमुख बुक डिपो है उस पर मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिले तो आप ये कवर पेज दिखा के आप बता सकते हो कि भी ये उत्तम पब्लिकेशन की बुक चाहिए चतुर्थ श्रेणी की, तो वो आपको मंगवा देगा। और फिर भी उपलब्ध नहीं मिल पाए आपको तो फिर आप ऑनलाइन अलग अलग साइट है, टेलीग्राम पर पूरी जानकारी दे रखी है। और इस बुक की जो पीडीएफ है, डेमो पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम उत्तम पाठशाला पर दे रखी है। उत्तम पाठशाला, इसमें आपको बुक पे दिया हुआ है हमारा, ठीक है। ये अलग अलग स्कैनर दे रखे हैं, इनमें आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो यूट्यूब का है। यूट्यूब के प्रत्येक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उत्तम पाठशाला इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल। उस पर डेमो पीडीएफ पड़ी है और उसमें मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। अब अगर आपको ऑफलाइन उपलब्ध नहीं हो तो आप ऑनलाइन उससे भी मंगवा सकते हो। अलग अलग साइट के लिंक दे रखे हैं मीशो वगैरह के, उसमें पहली बार मंगवाते हो तो आपको डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है, तो वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और नहीं तो ऑफलाइन ज़्यादा कोशिश ये करो कि ऑफलाइन लेने की कोशिश करो, ठीक।
तो ये आपके लिए इस तरह से रामबाण साबित होगी। मेरे हिसाब से आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, इसमें अपन पॉलिटिकल है वो आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल अपने पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद प्रश्न करेंगे पॉलिटिकल के। तो अपना इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उससे संबंधित एक ही टॉपिक है अपने, भारतीय संविधान, परिचय और उसके आधारभूत लक्षण। इस संविधान के बारे में छोटा मोटा कितने सदस्य थे, संविधान सभा में थोड़ी बहुत जानकारी, और उसके अलावा जो लक्षण है, ठीक है, तो वो अपन जो विशेषताएं कह दियो या लक्षण कह दियो, वो चीजें अपन 130 क्वेश्चन है, उसमें सारी चीजें हर बार की अपन कवर कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन संविधान के बारे में, भारतीय संविधान, परिचय और आधारभूत लक्षण, ये एक ही टॉपिक है आपके भारतीय राजनीति का। भारतीय राजनीति से संबंधित आपके ये केवल एक टॉपिक है। इसके अलावा जो टॉपिक है वो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, जिला कलेक्टर, जो भी आपके टॉपिक है वो टॉपिक। और ये बुक है वो जो टॉपिक आपके दे रखे है उस हिसाब से हमने तैयार की है टॉपिक वाइज। तो आप इसका पहले आप ये नहीं रहे कि वीडियो के चक्कर में नहीं रहे, पहले आपको पूरा वीडियो कहा है तो आपको परीक्षा से पहले पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन आपको फायदा जब होगा जब पहले आप इस बुक को हल करके देखो। हमने इसमें आंसर इसी हिसाब से रखे, हमने प्रश्न के आगे आंसर नहीं रखा है ऐब ऐसे है। हमने नीचे बुक के नीचे 15 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आए हैं एक पेज पे, उसके नीचे हमने उत्तरमाला बनाई है, हमने बीच का रास्ता निकाला है। कई बार क्या है, सामने नहीं दे, कुछ साथी कहते हैं सर सामने दो जिससे हमें टाइम नहीं लगे, ठीक है, साथ साथ में अभ्यास कर ले। कुछ साथी कहे कि हमें तो अभ्यास करना है तो बैक साइड में दो, तो हमने दोनों का बीच का रास्ता निकाला है, सामने भी नहीं दिया है और पीछे भी जाके ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़े, बार बार देखना नहीं पड़े। तो आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, उसके नीचे आपको उत्तरमाला मिलेगी। ये उत्तरमाला जस्ट 15 क्वेश्चन के नीचे हर पेज पर आपको उत्तरमाला मिलेगी। तो पहले आप हल करके देख लो, जो भी क्वेश्चन है नीचे उत्तरमाला मत देखो, आप अभ्यास करके देख लो, बाद में हाथों हाथ मिलान भी कर सकते हो। तो एक बीच का रास्ता हमने इसके लिए निकाला है। अलग अलग साथियों में डिमांड थी, कोई कह रहा है सर पीछे दे दो, हमें अभ्यास भी साथ में करना है, कोई कह रहा है सर सामने दे दो, टाइम ज़्यादा लगता है। तो दोनों ही प्रवृत्ति के साथी होते हैं, तो हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया, दोनों को फायदा है, ठीक है, अपने हिसाब से। अब देखने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी, जो कहता है कि मेरे को साथ साथ देख के हल करने हैं, तो पहले ऐब ऐसे लगा लो और उस हिसाब से अभ्यास कर लो। लेकिन उसमें आपके नुकसान है, आप खुद 10 क्वेश्चन है 10 अभ्यास करके देखो आप कितने सही हुए, नीचे टोटल मार लो, 10 में से मेरे 8 सही हुए, 2 गलत हुए, तो वो कैसे हुए बाद में लाइव कराएंगे तो आपको उस 2 का सोल्यूशन मिल जाएगा, दूसरों का भी सोल्यूशन मिलेगा, आसपास के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो इस हिसाब से आपका ये अभ्यास और मूल्यांकन होने वाला है इसमें। अब अपन थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान, परिचय और आधारभूत लक्षण। भारतीय संविधान सभा जो बनाई गई वो कैबिनेट मिशन था, ठीक है ना। जो भारत का विभाजन हुआ, ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, एक पाक बना एक भारत बना, वो तो था माउंटबेटन योजना, जिसकी घोषणा 3 जून 1947 की हुई। तो जो भारत का संविधान सभा का गठन हुआ वहां से शुरुआत करते हैं हम, कैबिनेट मिशन से हुआ। वो बोले ठीक रहे, वो दिखने यहाँ दिखने दिक्कत होगी। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भी कह सकते हैं, कैबिनेट प्लान भी कह सकते हैं। अब हम थोड़ी संक्षेप में चर्चा करेंगे, शानदार चर्चा रहने वाली है आपकी, कारगर बातें करेंगे। तो इसमें क्या, फरवरी 1946 में जो अपने भारत में मंत्री थे पैंथ्रिक लोरेस, भारत मंत्री, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तो उनको दायित्व दे रखा था भारत का। तो भारत मंत्री पैंथ्रिक लोरेस थे, उन्होंने लॉर्ड सभा में, जैसे अपने राज्यसभा है वहां पे लॉर्ड सभा है, ठीक है, लॉर्ड सभा में उन्होंने घोषणा की कि हम जल्दी, उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत में है, वो एक स्वराज स्थापित करने के लिए भारतीय नेताओं से चर्चा करने के लिए एक कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह को भारत भेजना चाहती है। और ये फिर भारत कब आया, ये भारत आया मार्च 1946 को, मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने बाद में 16 मई 1946 को घोषणा की, 16 मई 1946 को इन्होंने घोषणा की, 16 मई 1946, ठीक है, 16 मई 1946 को इन्होंने घोषणा की। उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना या कैबिनेट प्लान कहते हैं, जिसके बारे में कि भारत की एक संविधान सभा होगी,
ठीक है। और उसने जो एक प्रारूप तैयार किया था, उसने केंद्र को शक्तियां सीमित कर दी थी, राज्यों को ज्यादा पावर देने के पक्ष में थे और केंद्र की शक्तियां उन्होंने सीमित कर दी थी। केंद्र है को बाह्य विदेश संचार सुरक्षा ये इतना ही काम करेगा। जैसे हमने रियासतों का जब एकीकरण किया था, ठीक है ना, इसमें अपने 3 तरह की कैटेगरी थी। एक ब्रिटिश प्रांत थे, अपन बात कर लेते हैं। एक साथियों ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत वो थे जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, ठीक है। आंतरिक शासन भी ब्रिटेन के लोग संभाल रहे थे और बाह्य शासन तो ब्रिटेन संभाल ही रहा था। तो दोनों है वो ब्रिटेन के हाथ में थी सत्ता, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता का उपयोग कर रहे थे। वो थे ब्रिटिश प्रांत। और एक थे देसी रियासत, देसी रियासत कह दें या रजवाड़ा कह दें, रजवाड़े, ठीक है। इसमें क्या है, आंतरिक शासन है वो राजा संभालते थे। एक राजा को डिसाइड कर दिया कि ठीक है आप शासन करो, आंतरिक शासन आप संभालो, बाह्य शासन है हम खुद संभालेंगे, ठीक है, बाहर का काम है हम देख लेंगे। तो देसी रियासत या रजवाड़े कौन थे? तो आंतरिक शासन राजा खुद संभालते थे, बाह्य शासन अंग्रेज संभालते थे, वो थे देसी रियासत रजवाड़े। एक थे कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, कमिश्नरी प्रांत, कमिश्नरी प्रांत ये डायरेक्ट अंग्रेजों के अंडर में थे, लेकिन यहाँ पे एक आयुक्त नियुक्त किया जाता था, आयुक्त के माध्यम से एक आयुक्त नियुक्त किया जाता था, आयुक्त के माध्यम से ये शासन करते थे। ये थे कमिश्नरी प्रांत। ये उस टाइम अपन बात करें तो 4 थे, विभाजन के बाद 3 भारत में रहे, एक पाकिस्तान में चला गया। एक था कुर्ग जो कर्नाटक में है, एक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चला गया, और एक अपना दिल्ली राजधानी क्षेत्र, और एक अपना राजस्थान वाला अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे, अजमेर मेरवाड़ा, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। इस तरह से अलग अलग ये डिवाइड था सिस्टम। और अंग्रेजों ने जब माउंटबेटन योजना आई, विभाजन जो हुआ वो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। जब गवर्नर जनरल माउंटबेटन फरवरी 1947 में बन गए, उसके बाद 3 जून 1947 को घोषणा हुई कि भारत ब्रिटिश भारत का है। उस टाइम गुलामी थे, 15 अगस्त को अपन आज़ाद हुए, तो ब्रिटिश भारत का विभाजन कर दिया, पाक, और एक भारत बना और एक पाक बना। लेकिन जो संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी। ये तो कैबिनेट मिशन आया, उसमें 3 सदस्य थे। एक पेंथिक लोरेस थे, पेंथिक लोरेस, ये भारत मंत्री थे, ठीक है ना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में थे और भारत मंत्री थे। भारत का कोई कार्यभार दे रखा होगा, जैसे अपने अलग अलग मंत्री होते हैं, कोई राजस्व मंत्री होता है, कोई वित्त मंत्री होता है, ऐसे ही भारत का प्रभार दे रखा होगा, तो भारत मंत्री थे, ये इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे वो क्रिप्स थे, उसका नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स प्रस्ताव आए थे अपना, ये 1942 में पहले भी बात आए थे, 1942 में, ठीक। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और तीसरे व्यक्ति थे वो थे अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर। ये नौवैन है, जल सेना वाहिनी, नौवैन विभाग के प्रथम थे, नौवैन विभाग के प्रथम। ये 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है। इनका भारतीय जो संविधान सभा की वो भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी। इन्होंने पहले सिद्धांतिक रूप से ये कहा था कि वो वैश्विक मताधिकार पे आधारों पर होगी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अपनी जो परिस्थितियां देखी है वो वैश्विक मताधिकार पर न करके प्रत्यक्ष चुनाव न होकर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और जो अपने 1935 में प्रांतीय विधानसभाएं बनाई थी, जिनका चुनाव 1937 में हुआ था, इनके सदस्यों 37 में इनका चुनाव था 1900, तो जुलाई और अगस्त में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, इन सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से, इन सदस्यों ने इनका चुनाव किया, डायरेक्ट जनता ने नहीं किया, तो अप्रत्यक्ष रूप से।
अपन जैसे लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, डायरेक्ट जनता है वो कानून बनाने में भागीदारी करती है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कह दो या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहते हो, प्रतिनिधियों के माध्यम से। आज अपने की जनसंख्या ज्यादा है, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखें तो अपनी ग्राम सभा देख सकते हैं, और कोई किसी देश का उदाहरण देखें तो एकमात्र आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र हो गया वो प्रतिनिधियों के माध्यम से। आज हम एमएलए एमपी को चुनते हैं, वो आगे राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं, जो कानून बनाते हैं वो अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, डायरेक्ट जनता से नहीं पूछा जाता। लेकिन अंतिम शक्ति है वो संविधान के द्वारा किसको दी गई है? जनता को दी गई है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद जैसे ही चुनाव होगा वो उस चीज को पलट देंगे, उसके बहुमत को, ठीक है, दूसरे सदस्यों को चुन लेंगे। तो ये पावर है वो जनता के हाथ में, लेकिन अप्रत्यक्ष सिस्टम चल रहा है। ये इसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। अब चुनाव भी हुआ, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है मनोनयन भी हुआ था, मनोनीत सदस्य भी हुए थे। जो देशी रियासतें थी ना, उनके खुद को राजाओं को ये पावर दे दिया था कि आप चाहो तो निर्वाचन कर सकते हो और आप चाहो तो मनोनीत करके सदस्य भेज सकते हो, दोनों ऑप्शन दिए गए। तो कुछ जगह निर्वाचन भी हुआ, कुछ जगह मनोनीत भी हुआ। अब आपको सवाल पूछ ले कि संविधान सभा में जो संविधान सदस्यों का निर्वाचन हुआ, केवल निर्वाचन नहीं हुआ, संविधान सदस्यों का निर्वाचन तो ब्रिटिश प्रांत वाले थे, उनका निर्वाचन हुआ, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, ठीक है, जो सदस्य थे वहां पे। लेकिन जो देशी रियासतें थी उनमें निर्वाचन और मनोनयन दोनों हुआ। तो अपन को निर्वाचन और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य अपनी संविधान सभा में थे, ठीक। और प्रति 10 लाख पर एक एवरेज डाला गया कि प्रति 10 लाख पर एक सदस्य चुनी जाएगा, एक सदस्य प्रति 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है। और इसमें जो कैटेगरी रखी गई, 3 तरह की कैटेगरी रखी गई। एक सामान्य, एक मुस्लिम, ये बार बार आपको शब्दावली में उलझ जाएगा, मुस्लिम और सिख, बस ये 3 कैटेगरी थी। यहां पे आपको क्या है, हिंदू लिख देगा नाम, जैसे कॉलेज लेक्चरर में गलत करवाने के लिए हिंदू लिख दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको सावधान रहना। इनमें 3 कैटेगरी थी, 3 आधार पर बांटा गया था, सामान्य, मुस्लिम और सिख, 3 आधार पर यह बांटा गया था। अब जुलाई अगस्त में चुनाव हो गए 1946 में संविधान सभा के, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो गए। इनमें से जो रेशो रखा गया तो 3 तरह का रेशो था। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, 4 कमिश्नरी प्रांत से थे, तो 4 अपन कुर्ग है, बलूचिस्तान है, दिल्ली है और अजमेर मेरवाड़ा है, 4 अपन पढ़ चुके हैं कमिश्नरी प्रांत। और जो 93 सदस्य है वो देशी रियासतों से, ठीक है, 93 देशी रियासत, 4 कमिश्नरी प्रांत और 292 ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं मैं, देशी रियासत कौन से, कमिश्नरी कौन थे और ब्रिटिश प्रांत कौन थे, ठीक है। तो इस तरह से 389 सदस्यों का चुनाव होना था, 389 सदस्य संविधान सभा में आने थे। लेकिन पहले जो चुनाव हुआ इतने सदस्यों का हुआ, 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, देशी रियासतों के सदस्य बाद में शामिल हुए, ठीक है। तो 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। उसके बाद पहली बैठक हुई अपनी, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक हुई। ये अपन को याद रखना है। अब यहां पे एक डाउट इंक्रीज होता है साथियों, अपन उसकी बात करेंगे। नौ दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और इसमें फ्रांस वगैरह या अन्य कोई दृष्टांत देखे गए, उसके आधार पर यह डिसाइड किया गया कि हमने जहां भी देखा है कि जो वयोवृद्ध या जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसको इसका एक बार अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो उस टाइम में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया इस 9 दिसंबर को पहली बैठक में। सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इनके आग्रह पर जो अध्यक्ष थे सिन्हा, इनके आग्रह पर फिर एक सदस्य मनोनीत किया गया उपाध्यक्ष के रूप में, फ्रैंक एंथोनी को, फ्रैंक
एंथोनी को। तो 9 दिसंबर को ये इतना काम हुआ, ठीक है। अब संविधान सभा के जो प्रवक्ता थे, जो वक्ता थे, एक होता है प्रवक्ता, प्रवक्ता थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन बातों का ध्यान रखना है। देख लो, प्रवक्ता तो भी जिम्मेदारी होती है, जैसे बीजेपी अपना प्रवक्ता बना देती है, कोई भी जवाबदेही के लिए आदमी डिसाइड कर देते हैं भी कोई भी आपको पार्टी के बारे में जवाब देना है तो ये व्यक्ति देगा। इसी तरह संविधान सभा के बारे में वो जो भी जवाब देगा, वो प्रवक्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने बाद में। और जो वक्ता थे, वक्ता मतलब पहले बोलने वाले, शुरुआत की, तो पहले वक्ता थे वो थे जे.बी. कृपलानी जी। जे.बी. कृपलानी उस टाइम ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी जी, तत्कालीन अध्यक्ष। इन्होंने आग्रह किया सिन्हा जी से, सचिनानंद सिन्हा जी से, कि आप पद को ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो पहली कार्रवाई हुई 9 दिसंबर 1946 को। फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया और प्रवक्ता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वक्ता और इसमें ध्यान में रखना है अपने को। अब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और ये 23 दिसंबर तक चली। इसमें टोटल 11 बैठकें हुई, ठीक है, टोटल 11 बैठकें हुई, अलग अलग सत्र हुए। अब टोटल जो सत्र दिखाते हैं उसमें डाउट ये है कि जो एनसीईआरटी किताब में है उसमें दिखाया जाता है कि अपना संविधान बन के तैयार हो गया। अब जैसे 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई और अपना संविधान बन के अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित अपन प्रस्तावना में देखते हैं तो वो 26 नवंबर 1949 देखते हैं, 26 नवंबर 1949। अगर ये टाइम इंक्लूड करें कि संविधान सभा कार्यकाल कितना था, तो इसका कार्यकाल अपन एनसीईआरटी में आज तक पढ़ते आए हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये हमने हर जगह पढ़ रखा है। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 18 नंबर क्वेश्चन ये था कि संविधान सभा का कार्यकाल कितना है, तो ये भी दे रखा था और 3 वर्ष 1 माह 16 दिन ये भी दे रखा था और इसको राइट माना गया। अपन एनसीईआरटी में पढ़ते हैं 11 सत्र हुए, 11 अधिवेशन हुए या 11 सत्र हुए, सत्र कह दिया अधिवेशन। इसके हिसाब से 12 सत्र होते हैं। जो ये क्वेश्चन जहां से उठाया गया, जिस बंदे ने लिखा है उस बुक में ये लेकर रखा है कि अंतिम सत्र है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ और 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने वाले 284 सदस्य थे। ये स्पष्ट उसने लिख रखा है। और सत्र कितने हुए? उन्होंने कहा 12 सत्र हुए। ये 12वां सत्र था, एक दिन चला और अंतिम बैठक थी, तो 12वां सत्र था ये, ठीक है। उस हिसाब से निकालें, अगर 24 जनवरी 1950 निकालें तो अपना उत्तर ये 3 वर्ष 1 माह 16 दिन आएगा और अपना को ये राइट मानना है। दोनों ऑप्शन दे दे तो ये अपना राइट होगा, अगर एक ऑप्शन दे तो अपना ये राइट होगा। टोटल बैठक हुई वो 167 दिन हुई, ठीक है। अगर प्रारूप पर बैठक की बात करें तो 141 दिन है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। प्रारूप पर संविधान तैयार करने में क्या क्या होगा वो चीजें तैयार की हमने, तो उस पर 141 दिन बैठक हुई। टोटल बैठक 167 दिन हुई और 12 सत्र हुए, 12 सत्र या अधिवेशन हुए। तो ये एक डाउट आता है। एक डाउट आता है सदस्यों का, अपन बात कर लेते हैं। अपन ने कहा कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से। इस हिसाब से 389 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब विभाजन के बाद हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि 299 सदस्य शेष रहे। 299 किस हिसाब से? 226 प्लस 3 कमिश्नरी, क्यों? एक तो विभाजन के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, और 70 मतलब 299 सदस्य अपन पढ़ते हैं। लेकिन जो किताब मैंने देखी, जो व्यक्ति वो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन मानता है, वो व्यक्ति ये कहता है ये 399 उस दिन उस टाइम साइट पे ये सदस्यता थी कि इतने सदस्य वर्तमान में है 299, ठीक है ना। टोटल सदस्य इतने नहीं थे, टोटल सदस्य 324 सदस्य थे। अगर दोनों ऑप्शन देते तो 324 को सही मानना है, 324 सदस्य थे। ये कहता है कि बाकायदा ये इसका कारण भी बताता है टोटल सदस्य कितने थे। बाद में पंजाब में 6 सदस्य अलग से बढ़ाए गए, 226 में 232 किए गए, ठीक है। तो ये 232 सदस्य हुए और 3 कमिश्नरी प्रांत के और 89 सदस्य वो देशी रियासतों से मानता है। इस हिसाब से 324 सदस्य मानता है, ठीक है।
दूसरा डाउट ये था। तीसरा डाउट आपको ये मानता है, साथ साथ में क्लियर भी कर रहा हूं, ठीक है, दोनों दे रखे हो, अगर एक ही दे रखा है ऑप्शन में, ये दे रखा है और दूसरी संख्या दे रखी है, तो फिर आपको यही मानना है, नहीं तो 324 वाला मानना पड़ेगा। और है हाँ, तो अगर नहीं देगा तो वो अलग बात है, देगा तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा साइट वगैरह पर, संविधान सभा की साइट वगैरह पर ये सारे प्रूफ मिल जाएंगे, उस बंदे ने प्रूफ दे रखे हैं बुक में, ठीक है। एक सदस्य अपन, एक क्वेश्चन भी आएगा पुटअप होगा, उसमें एक आपके ये डाउट होगा कि अली जिन्ना सदस्य थे नहीं थे, ये पंजाब से सदस्य थे अली जिन्ना, ये दिखा रहे हैं कि सदस्य थे या नहीं थे। वो बंदा कहता है कि पंजाब में सदस्य थे लेकिन इन्होंने बहिष्कार कर रखा था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर रखा था, अली जिन्ना ने कभी संविधान सभा में नहीं आए, बाद में विभाजन हो गया तो फिर बाद में वो तो सीट वहां चली गई, ठीक है। तो अली जिन्ना सदस्य थे, अपने भी क्वेश्चन बनाया अली जिन्ना नहीं थे सदस्य, इस हिसाब से बनाया, तो वो दोनों वो देखना होगा अपने को किस हिसाब से पूछ रहा है। मेन चीज अपन को ध्यान में रखनी है, सदस्य कौन नहीं थे, तो मुख्य व्यक्ति थे, महात्मा गांधी जी सदस्य नहीं थे, 16 आदमियों को प्रस्ताव भेजा था कि इनको सदस्य बनाओ, ठीक है, पूरा उसमें रोल अदा कर रहे थे संविधान सभा में, लेकिन खुद सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने चुनाव नहीं लड़ा। और कौन थे, तेज बहादुर सप्रू जी नहीं थे, और एक समाजवादी नेता बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं अपन, जेपी नारायण जी, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार के समाजवादी नेता थे। लास्ट में इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था, इन्होंने रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की थी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा आह्वान गलत कर दिया था, सेना और पुलिस भी सरकार को साथ न दे, उसका इंदिरा गांधी ने फायदा उठा के इमरजेंसी लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति को नाम ध्यान में रखना है, ये कहीं ना कहीं आपको एक नाम देगा, तीन नाम वो सदस्य वाला देगा, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो महात्मा गांधी जी, तेज बहादुर सप्रू और जेपी नारायण जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब 26 नवंबर 1949 को जो अपना संविधान तैयार हो गया, उस टाइम में आंशिक, आपको कहे तो आंशिक अपने संविधान लागू कर दिया। आंशिक मतलब कुछ अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद हमने उस टाइम लागू कर दिए, 16 अनुच्छेद, जैसे कोई नागरिकता से संबंधित था, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति से संबंधित था, अनुच्छेद 324 निर्वाचन वगैरह हमको करवाने तो निर्वाचन से संबंधित था, 366 है, 367 है, 379 है, अंतरिम संसद का जिसमें वर्णन था, ठीक है, 380 है, 388 है, 391, 392, 393 और 394 संविधान शुरू होने की तारीख 394 में लिखी हुई है, तो एक ये हो गया। इस तरह से 15 आपको दिए होंगे, 16 अनुच्छेद दिए, तो 16 अनुच्छेद उसी टाइम हमने आर्टिकल 16 लागू कर दिए थे। मतलब आंशिक संविधान आपने कब लागू कर दिया, 26 नवंबर 1949 को। बाकी संविधान हमने लागू किया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अमल में आया या लागू किया, कोई भी शब्द दे सकता है, आपको शब्द में नहीं उलझना है। अमल में कब आया, लागू कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को किया। इसका कारण क्या था 26 जनवरी? 26 जनवरी ये था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे, जैसे नेहरू समिति बनी थी, नेहरू रिपोर्ट कह देते हैं, नेहरू समिति, उसमें और तो सारी बातें ठीक थी, किसी ने चैलेंज किया था कि आप संविधान बना के दिखाओ, तो 8 सदस्यों की जो भी समिति बनी, सुभाष चंद्र बोस भी उसमें थे, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता है वो उसके अध्यक्ष थे, तो मोती समिति भी कह देते हैं, नेहरू रिपोर्ट भी कह सकते हैं। उसमें एक गलती कर दी थी, उसमें डोमिनियन स्टेट की बात कर ली थी, पूर्ण स्वराज की हमने मांग नहीं की थी, वो वहां पे गलती कर दी थी। तो नेहरू जी ने इसको 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, तो पूर्ण स्वराज की मांग की। इस उपलक्ष्य में 26 जनवरी को शुभ मान के 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया, ठीक है। अब पहली बैठक हुई, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए? पहली बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए, ठीक है। इसमें 10 महिलाएं थी, इसके अंदर ही थी 10 महिलाएं। लेकिन जो बैठक, जो सत्र चला, अपन बात करें 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जो सत्र चला, जिसमें 11 बैठकें अपन बात करते हैं, 11 बैठक हुई पहले में, ठीक है। 13-14 तक तो लगातार चली, उसके बाद 16-17, कोई बीच में 20-21, इस हिसाब से 11 बैठकें हुई टोटल। तो टोटल बैठकों की बात करें कि पहले अधिवेशन या सत्र में टोटल सदस्य, तो अपन को 211 करना है,
अगर पहली बैठक की बात करें तो 207 सदस्य थे, ठीक है। और अंतिम रूप में जब 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उस टाइम इतने कम शामिल होने का कारण यही था कि अब तक देशी रियासतों ने और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो देशी रियासतों का तब तक नया निर्वाचन हुआ, कोई डिसीजन उन्होंने नहीं लिया था, बाद में उन्होंने डिसीजन लिया विभाजन के बाद। अब अपना कोई बिंदु, ठीक है, पहली बैठक हो गई। अब उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पहले जो प्रावधान किया था कैबिनेट मिशन में, उसमें 5 उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया, 5 उपाध्यक्ष होंगे। लेकिन पहली बार एक मनोनीत कर दिया गया फ्रैंक एंथोनी को, लेकिन वो तो एक बार औपचारिक व्यवस्था की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को, मुखर्जी कै भी लिखा सकता है, मुखर्जी ऐसे भी लिखा सकता है, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बाद में विभाजन हो गया तो इनकी सीट है वो पाकिस्तान में चली गई, फिर इनका पुनर्निर्वाचन हुआ और फिर दोबारा अध्यक्ष बने तो 16 जुलाई 1947 को बने, क्योंकि 3 जून 1947 को घोषणा हो चुकी थी, वो क्षेत्र वहां जाना था। तो 16 जुलाई 1947 को अब किसी सदस्य ने कह दिया भी एक सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व करेगा और एक देशी रियासतों का। फिर उनमें संशोधन करके 2 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। एक तो उपाध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी जी और दूसरे देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णाचारी। तो 2 उपाध्यक्ष थे, वी.टी. कृष्णाचारी। तो बाद में संशोधन करके 2 उपाध्यक्ष का प्रावधान किया, एक देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और एक ब्रिटिश प्रांत का कर रहे थे, ठीक है। अब 11 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। पहली 9 दिसंबर को हुई, दूसरी पर 10 दिसंबर को हो गई और तीसरी 11 दिसंबर को बैठक हुई, तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ, संविधान सभा के सदस्यों ने निर्वाचन के लिए बोला, निर्वाचन होना था। 4 नामांकन पत्र भरे गए, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से, 2 व्यक्तियों ने और भरे, 2 के उनके फार्म रद्द हो गए तो केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो इनका फिर निर्विरोध निर्वाचन हो गया स्थायी अध्यक्ष के रूप में, निर्विरोध इनका निर्वाचन हो गया स्थायी अध्यक्ष के रूप में। ये स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए और बाद में 2 उपाध्यक्ष की अपन बात कर लेते हैं। 2 उपाध्यक्ष चुने गए बाद में, एक 25 जनवरी को, बाद में वो क्षेत्र चला गया तो फिर 16 जुलाई 1947 को फिर निर्वाचन हुआ तो उसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए, ठीक। 13 दिसंबर को फिर 5वीं बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक हुई। जो इंपॉर्टेंट बैठकें हैं वो उनकी बात करेंगे अपन। 5वीं बैठक हुई। अब ये कई बार पूछ लिया हमने, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था कि जब अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष बने तो कौन सी बैठक थी, वो तीसरी बैठक थी। तो 5वीं बैठक हुई, उसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें कितने उद्देश्य थे? 8 उद्देश्य थे, ठीक है। भारतीय संप्रभु होगा, ठीक है, उसी के आधार पर अपने उद्देश्य का प्रस्तावना या भूमिका बनी हुई है, उसमें 8 उद्देश्य थे, ये भी ध्यान में रखना है। ये 13 दिसंबर को लाया गया, लेकिन ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। अब ज्यादा डीपली आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इसमें संशोधन लाया गया 16 तारीख को, 16 दिसंबर को संशोधन, पहला संशोधन प्रस्ताव लेके आए 16 दिसंबर को, वो एम जयकर लेके आए। ये फिर अब फर्स्ट ग्रेड का जो पॉलिटिकल एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है, एम जयकर ये प्रस्ताव लेके आए कि जब तक देशी रियासतें और मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेते, इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाए। इसलिए इतना टाइम लगा। फिर बाद में 22 जनवरी को इसका इनका इंतजार किया गया, मुस्लिम लीग वगैरह का, ठीक है, इनके सदस्यों का। तो फिर 22 जनवरी 1947 को बाद में इंतजार करने के बाद में फिर ये प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। वैसे 12 दिसंबर को लाया जाना था, लेकिन किसी कारण से फिर 13 दिसंबर को लाया गया 5वीं बैठक में। अपन को तो 13 दिसंबर याद रखनी है। और जो पहला संशोधन प्रस्ताव रखा वो 16 दिसंबर को एम जयकर ने रखा, ठीक है। देशी रियासतों मुस्लिम लीग के जितने सदस्य जब तक न आए इस पर चर्चा न की जाए, एक बार रोक दिया जाए, ठीक है। बाद में ये 22 जनवरी 1947 को, इतना टाइम तब लगा इसमें। सत्र की अपने बात कर ली। अब अपन क्या है, जैसे 26 नवंबर 1949 को अपना
26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान विधि दिवस के रूप में मनाते थे। विधि दिवस के रूप में अपन मनाते थे विधि दिवस। लेकिन 2015 में मोदी जी ने अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती, ये याद रखना है आपको, 125वीं जयंती पर इनका नाम है वो संविधान दिवस कर दिया है। 2015 से इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तक कितने बनाए गए तो वो प्लस कर लेना जोड़ के, कई बार अपने कॉमन सेंस के क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि अब तक कितने संविधान दिवस बनाए गए, तो वो आप प्लस कर लेना। 2015 वाला आपको ध्यान है और 125वीं जयंती ध्यान है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है। मेन फैक्ट पे अपन बात करेंगे, ठीक है। माउंटबेटन योजना की हमने बात कर ली। जो विभाजन हुआ ब्रिटिश भारत का, एक भारत बना एक पाकिस्तान बना, किस आधार पर हुआ? धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। धार्मिक बहुसंख्या, ये तो एनसीईआरटी की सब किताबों में दे रखा है। धार्मिक बहुसंख्या, जो क्षेत्र मुस्लिमों का है वो पाकिस्तान में चला जाएगा, एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया, एक पश्चिमी बन गया, और जो हिंदुओं का है तो वो हिंदुस्तान, भारत हो जाएगा। तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। इसकी घोषणा 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना है। संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर है, ठीक है। बाद में अपना संविधान बन के तैयार हुआ। एक चीज अपन को और ध्यान में रखनी है, जो संवैधानिक सलाहकार लगाए गए थे, संवैधानिक सलाहकार, वो थे BN राव। BN राव, इनको किसने लगाया था? इनका निर्वाचन हुआ था, इनको लगाया था जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, तत्कालीन गवर्नर उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल। तो इनका जो चयन हुआ वो किसने किया? लॉर्ड वेवेल ने इनको लगाया संवैधानिक सलाहकार। और इन्होंने जो काम किया अवैतनिक आधार पर किया। इन्होंने बर्मा का भी संविधान लिखा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश भी ये थे, और इन्होंने सुरक्षा परिषद में भी अपना पैरवी की। और जब भारत सदस्य बना तो उनमें भी इन्होंने भाग लिया। 1950-51 में जब 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना, 50-51 में, तब अपना नेतृत्व है वो BN राव जी ने किया। तो जब ग्रेनिल ऑस्टिन कहते हैं कि 21 व्यक्ति, जिनको मैं चिन्हित करूंगा, 21 व्यक्तियों का विशेष योगदान था संविधान बनने में, तो उसमें एक BN राव भी थे। और बाद में क्या, 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति बनाई गई। अब आपको चक्कर क्या देगा, वो हिंदी में लिखेगा पांडुलेखन समिति, तो हिंदी में कहते हैं इसे पांडुलेखन समिति। इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह देते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिख सकता है, प्रारूप समिति भी लिख सकता है। इसका निर्वाचन हुआ, ये 7 सदस्य थी, ठीक है, 7 सदस्य थे इसमें, तो 7 सदस्य थी, ये 7 सदस्य थे। संविधान सभा ने इसका निर्वाचन किया, ठीक है, 7 सदस्यों का। और बाद में जब इसकी पहली बैठक हुई 30 अगस्त को 1947 को, तब इसके निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो पहला जो प्रारूप आपको पूछा जाएगा, प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने पहला प्रारूप तैयार करके दे दिया था, ठीक है ना। और बाद में प्रारूप का संविधान सभा का जनक, संविधान का जनक पिता में, तो वो अंबेडकर जी के संबंध में। लेकिन पहला जो प्रारूप तैयार किया था BN राव जी ने किया था, और सारा कार्य अवैतनिक किया था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब सदस्यों के बारे में पूछेगा। सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत के थे, लेकिन पहली बैठक में सबसे कम सदस्यों ने भाग लिया। 60 सदस्य थे, 35 सदस्यों ने, 60 में से 35 सदस्यों ने भाग लिया, 35 सदस्यों ने भाग लिया। और सबसे अधिक जिन सदस्यों ने भाग लिया वो कौन सी? मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत के टोटल सदस्य 49 थे, लेकिन भाग 43 सदस्यों ने भाग लिया, 43 सदस्यों ने भाग लिया। ये चीजें अपने थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है। हैदराबाद रियासत के बारे में आप देख सकते हो। हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसने कभी भी भाग नहीं लिया। हेलो, हाँ विष्णु, मैं करूं तो नहीं कर, क्लास में हूं, वीडियो बनाने ला रही हूं।
करूं तो ठीक है। हैदराबाद रियासत के 16 सदस्य आने थे, एक भी सदस्य ने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो एकमात्र रियासत थी हैदराबाद। तो जैसे अपने एकीकरण किया, हमने पढ़ा था कि 565 रियासतें थी, 262 ने तो हस्ताक्षर कर दिए, जो हस्ताक्षर करवाया गया विलय पर कि भारत में विलय के लिए। तो सरदार पटेल को उसका उत्तरदायित्व दिया गया। प्रांतीय जो समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया और सचिव बनाया गया केपी मेनन को। बहुत बड़ा योगदान है उनका। अपना एक सिद्धांत चलता है उसमें पॉलिटिकल में, गाजर और छड़ी का सिद्धांत, ठीक है। तो 262 को तो किसी न किसी आधार पर उन्होंने राजी कर लिया। 265 को 562, ये अपने आप में देश ही थे। 562 तीन रियासतों में दिक्कत ज्यादा आई, ठीक है। तो 562 को तो अपने प्रलोभन दे दिया कि आपको राजा महाराजा की उपाधियां देंगे, आपको पेंशन देंगे, वो देंगे। वो बाद में अलग है। इंदिरा गांधी ने आके समाजवाद की नीति के तहत परिवर्ष जो उनको विशेष अधिकार दिए गए उनको समाप्त कर दिया। लेकिन 3 रियासतों में ज्यादा दिक्कत आया, जिसमें एक हैदराबाद भी थी। 3 रियासत की कौन सी थी? एक जम्मू एंड कश्मीर थी, राजा हरी सिंह थे। लेकिन बाद में स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर कबायलियों ने हमला कर दिया, पाकिस्तान की सेना साथ मिली हुई थी। तो बाद में इन्होंने फोन किया कि आप भारत की सेना भेजी जाए। तो उस टाइम सरदार पटेल जी ने यह कहा कि पहले आप हस्ताक्षर करो, जो विलय पत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर हस्ताक्षर करो, बाद में हम अपनी सेना भेजेंगे। तो बाद में इन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और हमने सेना भेजी, ठीक है। एक था जूनागढ़, इसमें फिर हमने जनमत संग्रह कराया जनता से, तो वोटिंग है वो भारतीय पक्ष में आई, भारत में विलय हो गया। ये हैदराबाद था ना, इसमें फिर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, सैन्य कार्रवाई। यहां पर छड़ी वाला सिद्धांत लागू हुआ, और जगह तो गाजर वाला सिद्धांत लागू हो गया, ठीक है। तो एक हाथ में गाजर रखते थे, एक हाथ में छड़ी रखते थे, ठीक है। तो पहले प्रलोभन देते थे और बाद में ये हैदराबाद पर वो छड़ी वाला सिद्धांत फिर लागू हुआ। गाजर और छड़ी वाला सिद्धांत है, तो इसमें छड़ी वाला सिद्धांत लागू हुआ। तो इस तरह से फिर बाद में भारत का एकीकरण हुआ। अब संविधान बन के तैयार हो गया, तो उसमें मूल संविधान है, मूल संविधान। तो मूल संविधान में अपने 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें चेंजिंग आई और किसी में चेंजिंग नहीं आई है। हाँ, भाग जो आप कह रहे हो 25 भाग कई जगह दिखा रहा है, वो उपभाग है। जैसे 4 कै जोड़ दिया, मूल कर्तव्य जोड़ के भाग 4 कै जोड़ दिया, अनुच्छेद जोड़ गए अपन 445 470 के समथिंग अब उप अनुच्छेद जोड़ के बना रखे हैं। लेकिन मूल अनुच्छेद है वो अब भी 395 है, भाग है वो 22 ही है, ठीक है। अनुसूचियां है वह 8 थी पहले मूल संविधान में, अब भाग 22 है, अनुच्छेद 395 ही है, उपभाग अलग चीज है, ठीक है ना। उपभाग अलग चीज है, उप अनुच्छेद अलग चीज है। लेकिन अनुसूचियां है वो पहली अनुसूची, फिर 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जून 1951 में जोड़ी गई, ये ध्यान रखना है आपको। जून 1951 में जोड़ी गई, तब ये एक सदनीय मतलब एक सदनीय सदन था। जो संविधान सभा थी वो ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। अपन 379 पढ़ा था ना, ये उसी टाइम लागू कर दिया गया। ये अंतरिम संसद का वर्णन था। अगर संसद के रूप में काम करेगी तो मावलकर जी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अगर संविधान सभा के रूप में काम करेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रावधान कर दिया गया। तो अपना चुनाव हुआ था वो फरवरी 1952 से लेके फरवरी 1951 से लेके और अक्टूबर 1952 तक अपने चुनाव हुए थे। तो इसका मतलब है 1952 में अपने चुनाव हुए, तो उससे पहले एक सदनीय थी, मतलब अंतरिम संसद काम कर रही थी। संशोधन कब हुआ हो रहा है? जून 1951 में। तो एक सदनीय थी उस टाइम, ठीक है ना, एक ही सदन था। अंतरिम संसद, संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। इसमें भूमि सुधार से संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित। ये 9वीं अनुसूची वो है जिसमें कोई भी विषय डाल दिया जाए तो उसमें बाद में संशोधन नहीं किया जा सकता। बाद में 2007 में इसका एक फैसला आया है, 1973 के बाद या 1970 के बाद है, जो भी है एग्जिट, उसके बाद वो मामले उसका पुनर्समीक्षा हो सकती है, पीछे के मामलों की नहीं होगी, ठीक है। तो ये वही है भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ये पहला संविधान, प्रथम संविधान संशोधन था, ठीक है, एक सदनीय, वो याद रखना है। 52वां संशोधन 1985 में। ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम, राजीव गांधी जी की सरकार थी,
तो दल बदल से संबंधित था, दल बदल, दल बदल से संबंधित है। क्यों? आयराम गैराम क्या वाक्य ज्यादा दोहराया गया, ठीक है, ज्यादा डीपली अपन नहीं जाएंगे। और जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में अपन पढ़ते हैं, पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ये नगरीय निकायों से संबंधित है, ठीक है, मतलब दोनों स्थानीय शासन से संबंधित है, दोनों स्थानीय शासन से संबंधित है। एक पंचायती राज से संबंधित है। ये पंचायती राज तो अपना आप में 3 स्तर है, प्रथम स्तर पंचायत, फिर पंचायत समिति, खंड स्तर, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद। ये अपने आप में प्रकार है अलग अलग। नगर पालिका इनका अलग में अलग अलग बंटवारा है। नगर पालिका अपना काम देखती है, नगर परिषद थोड़ा बड़ा इलाका है, नगर पालिका जो न तो गांव है पूरी तरह, न शहर है, फिर नगर परिषद, और बाद में एक नगर निगम, ठीक है। नगर निगम अपने 10 है नगर निगम, ठीक है। 2-3 जगह कोटा है, जोधपुर है, जयपुर है, 2-2 बना दिए गए हैं, तो नगर निगम अपने 10 है। तो यहाँ वो नगर पालिका में चेयरमैन हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। नगर परिषद में सभापति हो जाएगा, नगर निगम में है वो मेयर कह देते हैं, महापौर कह देते हैं। तो वर्तमान में अपन को अनुसूची 12, 22 बाग और अनुच्छेद है वो 395, ये याद रखना है। अब अपना पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब मेन टॉपिक अपना रखा है, अपने दूसरा टॉपिक में ये लिख रहा है संविधान का परिचय और संविधान के लक्षण या विशेषताएं। संविधान के लक्षण, संविधान के लक्षण या विशेषताएं एक ही बात है। संविधान के लक्षण कह दो, विशेषताएं कह दो। एक तो आपको याद रखना है विदेशी स्रोतों से, तो विभिन्न स्रोत से ग्रहित संविधान, विभिन्न स्रोत, पहली विशेषता तो है विभिन्न स्रोतों से ग्रहित संविधान। अपना जो संविधान बनाया है वो अच्छी अच्छी चीजें हमने हर जगह से उठाई है। इसके बारे में अंबेडकर जी ने स्पष्टीकरण दिया था, कोई अच्छी चीज का उठा लेना कोई कॉपी नहीं है। कॉपी तो वो है जो जिसकी चीज हूबहू उठा ले, जैसे कि हमने अमेरिका से मूल अधिकार उठाए, हमने अमेरिका वाले मूल अधिकार हूबहू नहीं उठाए, अपनी परिस्थिति के अनुसार मूल अधिकार शब्द वहां से उठाए गए, मूल अधिकार हम शामिल करने जा रहे हैं। नीति निर्देशक तो उठाए, तो हूबहू नहीं उठाए आयरलैंड वाले, ठीक है। तो अच्छी चीज उठाना कोई कॉपी नहीं है। तो हमने बहुत देशों से अलग अलग, सबसे ज्यादा ऋणी है वो अपना मैटर उठाया है 1935 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब 60%, 2/3 भाग है, इससे ऋणी है। सबसे ज्यादा प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तीनों सूचियां भी इसमें दे रखी है, आपातकालीन प्रावधान भी इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों से हमने उठाया है। वो एक बार आपने थ्योरी की पढ़ी है तो आयरलैंड से राज्यसभा का 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ठीक है। मूल अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, अमेरिका से उठा लिया, और विधि का शासन है, संसदीय व्यवस्था है, ये हमने मान्यवादी का पद है, ये ब्रिटेन से उठा लिया। तो एक बार रोहित जी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं अलग अलग देशों से क्या उठाया गया है। अब अपन बात करें तो भारत शासन अधिनियम से क्या क्या उठाया। तो भारत शासन अधिनियम से संघीय तंत्र उठा लिया, राज्यपाल का कार्यालय उठा लिया, न्यायपालिका लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध है। देखो आपातकालीन उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाए गए, और जो आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का संघन है वो जर्मनी से उठाया गया है। दोनों में अंतर देखना है, ठीक है। प्रशासनिक विवरण है, संविधान के बहुत सारे उपबंध है और भी उपबंध है, वो अपने 1935 के अधिनियम से उठाए हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या उठाया है ब्रिटेन से। अगर किसी देश का पूछे यूके, तो ब्रिटेन से, यूके से हमने सबसे ज्यादा ऋणी है वो तो 1935 का अधिनियम है। अगर किसी देश का पूछे सबसे ज्यादा उठाया गया है तो वो ब्रिटेन से उठाया गया है। ब्रिटेन से हमने क्या है संसदीय शासन व्यवस्था वहां से उठाई है, विधि का शासन वहां से उठाया है। अपने क्या है स्रोत क्या है संविधान है, संविधान क्या है नियमों व कानूनों का दस्तावेज है, ठीक है। तो विधि का शासन हमने वहां से उठाया है, विधायिक प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, परमाधिकार लेख है, ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार है, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से उठाई है, ठीक है। और 2 सदन है, जैसे वहां प्रतिनिधि सभा लोकसभा चलती है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा चलती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन के अलावा हमने अमेरिका से, यूएसए से क्या उठाया है। अमेरिका से हमने उद्देशिका उठा ली है,
और जो उद्देशिका की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन है। न तो अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है, न अपने संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है, लेकिन 13(2) में अपन बात करेंगे, 13(2) में प्रकट होता है। अपन बात करें, न तो अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है, वो भी अपना रखा है और हमने भी अपना रखा है। तो 13(2) में क्या लिखा हुआ है, विधायिका का ऐसा कोई कानून बनाती है विधायिका, या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी करती है जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो उसको न्यायपालिका है अवैध घोषित कर देगी। या संविधान के ऐसा कोई कानून बनाती है विधायिका या कार्यपालिका, ऐसा कोई आदेश जारी करती है जो संविधान के अनुकूल न हो, तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर देगी। ये बात 13(2) में लिखी हुई है। तो ये अपन को प्रकट होता है कि न्याय पुनरावलोकन है भारत में। तो दो ही देशों में न्यायिक पुनरावलोकन है, एक अमेरिका में और एक भारत में। ठीक है, जैसे हमने संघ शब्द कहीं नहीं लिखा है, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ लिखा हुआ है, उसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन शब्द भी अपने नहीं लिखा हुआ है। तो ये वहां से अमेरिका से उठाया गया है। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए से है, दोनों को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन है वो तो अमेरिका से उठाया है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है ना, वो आयरलैंड से है। निर्वाचन मंडल है वो आयरलैंड से, ये अपन को ध्यान में रखना है। अब आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड मैंने उद्देश्य के प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द जो है ना, अधिनियमित, आत्मर्पित, अंगीकृत, ठीक है ना, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, वो अंतिम शब्द है वो आयरलैंड से उठाए गए हैं। नीति निर्देशक तो भाग 4 में हमने शामिल किए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, वो भी वहां से उठाए गए हैं। इसके अलावा जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं 4 क्षेत्रों में, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, वो भी हमने वहां से उठाए है। ठीक है, निर्वाचन है वो वहां से नहीं उठाए। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है और निर्वाचन मंडल है वो भी आयरलैंड से हमने उठाया है, ये आयरलैंड से उठाया है। महाभियोग भी यहीं से उठाया। आपको कहीं कहीं अमेरिका लिखा आएगा लेकिन वो गलत दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करें अपन कनाडा की, तो जो अपनी संघात्मक व्यवस्था है ना, संघात्मक व्यवस्था, वो कनाडा से प्रभावित है पूरी तरह। अमेरिका में क्या है, यूएसए में शुद्ध संघात्मक व्यवस्था है। अपन कक्षा 10 में पढ़ते हैं कि संघात्मक व्यवस्था 2 तरह से संघात्मक व्यवस्था बनती है। एक तो अमेरिका वाली है, जैसे ये संघ बनाया, ये संघ कैसे बना, ये अपने आप में देश थे, इनके पास संपूर्णता थी, ये अलग अलग देश थे। ठीक है, इन देशों ने एक होकर एक संगठन बना लिया, इन राज्यों ने एक होके, ये 13 मूल राज्य थे पहले, इन्होंने इकट्ठा होके, इनके पास संपूर्णता थी और इन्होंने एक संघ बना लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना लिया। तो इन्होंने क्या है, इकट्ठा होके एक देश बना लिया, संघ बना लिया, ये संघात्मक व्यवस्था है। इसमें जो पावर दिया गया है वो राज्यों को ज्यादा दिया गया है, वो अपने आप में संप्रभु है राज्यों को। इनमें नागरिकता भी दोहरी है, राज्यों की अलग है, देश की अलग है। ठीक है, इनमें हाईकोर्ट अपने आप में पावरफुल है। ठीक है, आपने एकीकृत न्यायपालिका है, उस पर भी बात करेंगे। और अपना जो संघ बना है कनाडा है भारत का, वो इस हिसाब से कि अपना देश है वो बड़ा है। ठीक है ना, ये भारत है, तो भारत संघ बना है, कनाडा बना है, तो इसने क्या अपनी सुविधा के लिए राज्यों में बांटा है। ये देश बहुत बड़ा था, ये तो अपने आप में देश थे, 13 मूल राज्य थे, इन्होंने मिलकर एक देश बना लिया और ये अपनी सुविधा के लिए इन्होंने राज्यों में बांट दिया। तो संघात्मक व्यवस्था इस तरह से 2 तरह से बनती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अपनी संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से मिलती जुलती है, शुद्ध संघात्मक नहीं है। शुद्ध संघात्मकता में क्या है, बराबर का पावर दिया है। संघात्मक व्यवस्था मतलब है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियां वो बांट दी गई है। जैसे सरकार के 70 है, आपको बताऊं, अपन बात करते हैं, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, एक संघात्मक व्यवस्था होती है। और एक होती है संघात्मक व्यवस्था। ये 2 व्यवस्थाएं हैं। अब ऊपर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और नीचे अपनी है स्थानीय सरकार। अब ये 2 बंटवारा तो होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार, जहां भी संघात्मक व्यवस्था की शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य में। ठीक है, 2 सत्र होंगे सरकार के। ये जो बंटवारा है अपना वो वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब है ऊर्ध्वाधर है। हिंदी में अपन बात करें तो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि इसके पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं, इसके पास उससे कम है, शक्तियां बंटी हुई है, इसके पास उससे कम है। ठीक है, इस तरह से शक्तियां हैं, कुछ कम है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा है, राज्य सरकार के पास, स्थानीय सरकार के पास शक्तियां तीनों की बंटी हुई है,
हमने बांट रखी है अलग अलग, ठीक है ना। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बना रखी है, अवशिष्ट विषय वो केंद्र को दे रखे हैं। तो कनाडा में क्या, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। हमने भी सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था अपनाई है, ठीक है ना, केंद्र को ज्यादा पावर दिया है। अमेरिका में क्या चलता है, गणना और अवशेष का सिद्धांत चलता है। गिणनीय है वो केंद्र ने रख लिया है, जो बच गई वो राज्यों को दे दी गई। अपने ये नहीं चलता, अपने जो बच गया है तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, संघ सूची पे संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएगी, लेकिन दोनों का अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र का मान्य होगा। अब जो बाद में बच गए, जैसे साइबर क्राइम बाद में आया, तो वो फिर ऑटोमेटिक है। जो संघ सूची का 97 नंबर विषय दे रखा है वो अवशिष्ट विषय दे रखा है। और अनुच्छेद 248 में अपन बात करें तो अवशिष्ट विषय वो केंद्र को दे दिए गए हैं। 246 में अलग अलग बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और अनुसूची अपनी 7 है, उसमें ये बंटवारा है अपना, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में ये बंटवारा दे रखा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो कनाडा वाला अपने संघात्मक व्यवस्था अपना रखी है, अर्धसंघ। इसलिए तो केसी ने कहा था कि पूर्ण संघात्मक नहीं है, ये भी अपनी एक विशेषता है, लक्षण है। एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था है अपने, ठीक है। एकात्मक लक्षण भी बहुत सारे हैं, अपन अभी बात करेंगे। इसी तरह और भी देशों से हमने अपना रखा है। जर्मनी से आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्तंगन है, आपातकालीन प्रावधान है, अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन जो आपातकाल के दौरान है राष्ट्रपति जो मूल अधिकारों का स्तंगन करता है, जैसे उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक 358 है, एक 359 है। 358 में क्या है, अनुच्छेद 19 में जो दे रखी है, जैसे आपातकाल लगेगा 352 के तहत वो ऑटोमेटिक स्थगन हो जाएगा अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। और 359 में बाद में 20 और 21 को छोड़ के राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा किस किस का स्थगन होना है 359 में, ठीक है। तो ये जो स्थगन है वो जर्मनी से हमने लिया है। मूल कर्तव्य है वो बाद में हमने जोड़े, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और बाद में 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो इसके अलावा एक दो जापान से हमने ले रखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 में तो लिखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि के अनुकूल है वही, ठीक है ना, जो संविधान में लिखा है उसके अनुकूल ही हम अपन कोई कानून वगैरह बनाएंगे, उनके अनुकूल ही कोई फैसला देंगे। जबकि अमेरिका में क्या चलता है, उचित विधि का सिद्धांत चलता है, ठीक है, न्यायोचित विधि या उचित विधि का सिद्धांत चलता है, ठीक है ना। न्यायपालिका भी अपना विवेक लगाएगी उसमें। अब अपन दूसरी विशेषता की बात करते हैं। पहली विशेषता हमने देख ली, अब ज्यादा लिखेंगे तो टाइम अपन ज्यादा लग जाएगा थोड़ा सा बाद में, क्यों अपन को प्रश्न भी करने हैं। हाँ, दूसरी विशेषता है अपनी लिखित है विशाल विशाल संविधान। ये लक्षण ये डायरेक्ट आपके टॉपिक में दे रखा है, लिखित व विशाल। विश्व का पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का आया था। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, 1787 में उन्होंने संविधान बनाया था, ठीक है, 1787 में। तो पहला विश्व का लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। लेकिन विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान और सबसे विशाल संविधान है वो भारत का है। इसीलिए तो आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारत का संविधान है विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, सर्वाधिक विशाल संविधान है। ये लाइन आपको पूछी जा सकती है। अब अपन बात करें, अपने संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये ध्यान में रखना है। अमेरिका के संविधान में सारे 7 अनुच्छेद है, पहले में विधायिका दे दी, दूसरे में कार्यपालिका दे दी, तीसरे में न्यायपालिका दे दी, 4 अनुच्छेद और है, 7 अनुच्छेद है। इसी तरह अपन बात करें तो कनाडा में 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, दक्षिण अफ्रीका में 253 है अधिकतम। तो अपने यहां से पता चल रहा है कि 395 अनुच्छेद सबसे विशाल संविधान है, विशाल, ये अपना एक विशेषता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो लोकप्रिय है, प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। जो अंतिम शक्ति है वो जनता में, अपन प्रस्तावना में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, तो अंतिम शक्ति है वो जनता के पास है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपना रखा है, हम प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्मक शासन व्यवस्था अपना रखी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह दो, तो उसके माध्यम से शासन करते हैं, लेकिन जनता ही चुनती है उसको, तो अंतिम शक्ति है वो जनता के पास है।
ठीक है, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, मतलब जनता की। चौथी विशेषता की बात करें, कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है। कठोरता लचीलेपन का समन्वय है, इसको गौर से देखना है अपने को। अगर अपन लचीलेपन की बात करें तो अपन ब्रिटेन का संविधान देख सकते हैं, यूके का। इसमें क्या है, कोई भी संशोधन साधारण बहुमत से हो जाता है, ठीक है। कठोरता की बात करें तो अमेरिका में जो भी संशोधन होता है 3/4 राज्यों का समर्थन जरूरी है। 3/4 राज्यों का समर्थन, 75% राज्यों का समर्थन जरूरी है। अब देखो कितनी कठोर हो गई। हमने दोनों को समन्वय किया है। अपन ने क्या किया है, आपने जो संशोधन किया है वो 3 तरह से अपन संशोधन करते हैं, 3 प्रकार से। एक तो है साधारण बहुमत से, 3 प्रकार से अपन संशोधन करते हैं। एक तो है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। तो इसका मतलब हो गया अपना लचीला भी है संविधान। साधारण बहुमत का मतलब है अगर संसद के दोनों सदनों से कोई प्रस्ताव आता है, कोई विधेयक आता है, कोई प्रस्ताव आता है, उसको विधेयक कहते हैं, और बाद में वो दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास चला जाता है और हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अपन संशोधन करते हैं तो साधारण बहुमत का मतलब है अगर लोकसभा में प्रस्ताव गया, अगर 100 सदस्य है तो 51 सदस्यों से हस्ताक्षर कर दिए तो वो बहुमत से पारित हो गया, ठीक है ना, वो है साधारण बहुमत, ठीक है। अगली जो कैटेगरी दे रखी है कठोरता की बात करें तो अनुच्छेद 368 में 2 तरह की कैटेगरी दे रखी है, ये नहीं दे रखी है। 368 अनुच्छेद है तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अपने दक्षिण अफ्रीका से उठाई है। कहां से उठाई है? दक्षिण अफ्रीका। ये अपने विशेषता में डायरेक्ट, ठीक है ना, पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से उठाया है संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। तो 368 में 2 प्रक्रिया है, एक है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। आधे से अधिक नहीं है, आधे राज्यों का समर्थन। आधे राज्यों की विधानसभा में आएगा, वहां से समर्थन होना जरूरी है। विशेष बहुमत का मतलब है पहले तो कुल का बहुमत, जैसे 543 सदस्य है तो 543 से कुल का बहुमत 272 तो पहले होना ही चाहिए। फिर वहां उपस्थित व मतदान का बहुमत, उपस्थित व मतदान का बहुमत। समझ पा रहे हो? साधारण बहुमत में तो क्या है, लोकसभा में 100 व्यक्ति थे, 51 ने एक तरफ मतदान कर दिया, ये बहुमत हो गया, ये साधारण बहुमत हो गया। 368 में 2 तरह की कैटेगरी दे रखी है। आपको ये भी पूछ सकता है अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया वो कितने तरीके से हो सकती है, तो 2 तरीके से संशोधन हो सकता है। एक विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत को मतलब हो गया पहले तो कुल सदन का बहुमत, 543 सदस्य लोकसभा में तो उसका बहुमत तो 272, और फिर उपस्थित मतदान का बहुमत, उपस्थित मतदान का 2/3 है भाई, उपस्थित मतदान का 2/3, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, तो इसमें यही विशेष बहुमत तो यही हो गया, ठीक है ना, पहले कुल का बहुमत, फिर उपस्थित मतदान का 2/3 बहुमत, और फिर आधे राज्यों का समर्थन। आधे राज्यों के विधानमंडल में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, वहां से 28 राज्य है, केंद्र शासित का वर्णन नहीं है इसमें, 28 है वर्तमान में, तो 14 राज्य, ये अपन को ध्यान में रखना है। 14 राज्यों का समर्थन होना जरूरी है। अब जो जैसे लक्ष्मीकांत की किताब आती है उसमें प्रस्तावना में भी अपन देखेंगे धर्मनिरपेक्षता लिख रखा है, लेकिन है पथनिरपेक्षता। धर्म का मतलब अपने शास्त्रों से जो ले तो नैतिकता से है, सदाचार से है, ठीक है, धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते। उसी तरह उन्होंने राज्यों का आधे से अधिक राज्य लिख रखा है, लेकिन आधे राज्यों का ये बेयर एक्ट अपन देखते हैं तब अपन को पता लगता है। तो ये अपन दोनों ही हो गए, ठीक है ना, अपन ने लचीलापन भी है, कठोरता भी है, दोनों का समन्वय है। अगली विशेषता की अपन बात करें तो एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, अपन इसे सहशक्त केंद्र के साथ संघात व्यवस्था भी कह सकते हैं, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है, और एकात्मक और संघात व्यवस्था उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो सहशक्त केंद्र के साथ संघात व्यवस्था ये भी लिख सकते हैं, सहशक्त केंद्र के साथ संघात व्यवस्था। यहां पर जो प्रभावित है वो कनाडा से प्रभावित है। कनाडा में केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं, राज्यों को कम शक्तियां हैं। अमेरिका में तो बराबर की है, शुद्ध संघात हो गया वहां पे, ठीक है। तो एकात्मक को मतलब है एकात्मक से के झुका हुआ संघात व्यवस्था भी लिख सकते हैं अपन। एकात्मकता की और झुकाव वाला संघात व्यवस्था,
संघात्मक। ठीक है, तो दोनों लक्षण है अपन में। संघात्मक को तो मतलब वो शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, हमने राज्य, केंद्र, स्थानीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर अलग 3 शक्तियां बांट रखी है विकेंद्रीकरण, संघात्मक व्यवस्था। इसके लिए फिर एक लिखित संविधान होना चाहिए, वो लिखित संविधान भी अपने पास है। ठीक है, और इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी, वो भी अपने पास है। तो ये तो संघात्मक लक्षण हो गए। एकात्मक कौन से लक्षण है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है ना, पूरे केंद्र ने, पूरे भारत ने, के राज्यों में अपना वो स्थापित कर रखा है प्रभुत्व। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं राज्यों में। ठीक है ना, पूरे आईएएस वगैरह लगते हैं, वो केंद्र सरकार उसका चयन करती है। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो अखिल भारतीय सेवाएं कई तरह की है, ये भी अपन बात कर लेते हैं। एक है आईपीएस, आईएएस पहला, और आईपीएस और आईएफएस। ये याद रखना है आपको। ये तो पहले ये सरदार पटेल की देन है। ठीक है ना, ये तो पहले स्टार्टिंग में हमने स्वीकार कर लिया था, ये 2 अखिल भारतीय सेवाएं। ये बाद में 1966 में जोड़ा गया। और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये फॉरेन सर्विस नहीं है। फॉरेन एक केंद्रीय सेवा है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा है ना, वो अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है ना, ये बाद में शामिल की गई है। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके अलावा हम देखें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। राज्यपाल की नियुक्ति किसके अंडर में काम करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति ये भी हमने कनाडा से उठाया है। ठीक है ना, तो संघात्मक व्यवस्था ये एकात्मकता के लक्षण है। ठीक है, और बात करें तो एकल नागरिकता है, अमेरिका में डबल है, स्विट्जरलैंड में 3 नागरिकता है। स्थानीय स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है, केंद्र स्तर पर अलग है, एकमात्र देश है। अमेरिका की बात करें तो दोहरी है, संघ की है और राज्य की है, दोहरी नागरिकता है। अपने क्या है? एकल नागरिकता है। हम जब भी फार्म भरते हैं क्या लिखते हैं? हम भारतीय हैं। ठीक है, एकल नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सब पर बाध्यकारी है। अमेरिका में ऐसे नहीं होता, हाई कोर्ट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है ना, जब हाई कोर्ट में मामला नहीं सुलझ पाता है तो अपन सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और उसका फैसला होता है बाध्यकारी होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले ऊपर से लेकर नीचे तक बाध्यकारी होते हैं। तो एकीकृत न्यायपालिका है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघात्मक व्यवस्था है। एकात्मक लक्षण भी है और संघात्मक लक्षण भी है। इसके बाद अपन बात करें संसदीय व्यवस्था एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय। ठीक है, अपनी एक संसदीय व्यवस्था, ये खुद भी विशेषता है। संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कह दिया, मंत्रिमंडलीय सरकार कह दिया, ये भी है। और एक संसदीय संपूर्णता न्यायिक सर्वोच्चता भी है। संसदीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं अपन। पहले हमने संघात्मक और एकात्मक के बारे में बात की, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है? ये एक राज्य है। राज्य क्या है? अमूर्त इकाई है, ये अपन को दिखाई नहीं देता। भारत है, राजस्थान है। अपन यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम किसके माध्यम से करता है? ये सरकार के माध्यम से काम करता है। सरकार इसका मूर्त रूप है, अपन को दिखाई दे रही है। केंद्र में मोदी सरकार दिखाई दे रही है, राजस्थान में बद्रीलाल सरकार दिखाई दे रही है। अब इसके 3 अंग है। एक है विधायिका या व्यवस्थापिका। विधायिका मतलब जो विधायन बनाती है, विधायिका या जो व्यवस्था बनाती है, व्यवस्थापिका। एक है कार्यपालिका। यहां आपको थोड़ा सा गौर करना है। और एक है न्यायपालिका। अब काम तो ये बहुत सारे करती हैं, लेकिन मुख्य काम इसका है कानून बनाना, इसका कानून को लागू करना, और इसका है सही गलत का फैसला करना कि संविधान के अनुकूल जो कानून बना है वो, या कोई ऐसा आदेश है तो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। नहीं है तो वेद घोषित कर देगी, है तो वेद घोषित कर देगी। ठीक है, अब ये जो बंटवारा है, अपने जो सरकार के सत्र थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, वो तो वर्टिकल था, ऊर्ध्वाधर था। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, इस हिसाब से बंटवारा था। ठीक है, वो वर्टिकल बंटवारा था, इससे ऊर्ध्वाधर बंटवारा था। ठीक है, ये बंटवारा होता है तीनों का, ये ओरिजेंटल बंटवारा होता है। एच याद रखो, ओरिजेंटल। हिंदी में अपन कहते हैं छेदीज बंटवारा, इंग्लिश में कहते हैं ओरिजेंटल। ये बंटवारा है वो ओरिजेंटल है, बराबर है। ठीक है ना, किसी को कम ज्यादा शक्ति नहीं है। ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। ठीक है, अपनी अपनी जगह काम करेगी और शक्ति और संतुलन का भी काम करेगी। ठीक है, ये हेन तेन करेगी तो ये कार्यपालिका इस पर अंकुश लगाएगी, और कार्यपालिका हेन तेन करेगी, सही तरीके से नहीं काम करेगी तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको घरे बिठा देगा मंत्रिपरिषद ने, प्रधानमंत्री ने। ठीक है, और ये गलत करेंगे तो ये इस पर अंकुश लगाएगी। और अगर न्यायपालिका सही नहीं करेगी तो
हटाना शब्द ही हुआ है, वैसे महाभियोग शब्द अपन लिखते हैं, कई जगह महाभियोग लिखा जाता है, तो महाभियोग ले आके दोनों सदना में प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीश ने हटा देगा। तो शक्ति संतुलन में भी काम करना रही है, लेकिन वो बंटवारो है वो ओरिजेंटल बंटवारो है, ये तीनों अंगों समकक्ष है। अब अपनी बात है संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अपन अंतर देखते हैं। बस अब थोड़ा ये विधायिका और कार्यपालिका जो संबंध पाया जाता है, इसमें क्या है, जो शक्ति संलयन पाया जाता है, गौर से देखना, शक्ति संलयन, अगर शक्ति संलयन पाया जाता है तो वहां संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक मतलब है जो कार्यपालिका सदस्य, जो मंत्री है, अगर वो पहले विधायिका का सदस्य है, शक्ति संलयन, और ये कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी है। अपन पढ़ते हैं ना कि कार्यपालिका मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से 75(3) में, तो किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। जनता का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहे हैं? सांसद कर रहे हैं अपने, लोकसभा। तो ये इसके प्रति उत्तरदायी है और ये इसके अंदर से निकलती है। इसके सदस्य पहले, बाद में इसके सदस्य बनेंगे। अगर पहले सदस्य नहीं है तो 6 महीने मंत्री रह सके, और नहीं तो 6 महीना के अंदर सदस्य लेनी पड़ेगी, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो ये शक्ति संलयन का संबंध है, तो ये संसदीय व्यवस्था है। अगर इनमें पृथक्करण है, तीनों में अलग अलग पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण, तो ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। शक्ति पृथक्करण है, जैसे अमेरिका की अपन बात करें तो जो विधायिका का सदस्य वो कार्यपालिका सदस्य नहीं है। यहाँ पे जो मंत्री बनाया जाता है कार्यपालिका में, वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से बनाता है, जो विशेषज्ञ है। विधायिकाओं काम में, जो विधायिका में जो सांसद वगैरह है, वो अपनी विधायिका काम करो, जनता से डायरेक्ट संपर्क करो, बस। यहाँ पे कार्यपालिका में नहीं बिठाया जाता है उनको। यहाँ शक्ति पृथक्करण है, अलग अलग है, तीनों का काम शक्ति पृथक्करण बांट दिया गया है। ये और अपने क्या है, अपने ये कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी है, और इसी का सदस्य पहले होगा। प्रधानमंत्री भी अगर विधायिका सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता 6 माह से ज्यादा, ठीक है। तो जो शक्ति संलयन पर चलती है, पहले तो याद रखना है आपको कि ये ओरिजेंटल छेदीज बंटवारा है। जो सरकारों के बीच में वो वर्टिकल है, ठीक है। ये है वो ओरिजेंटल है, छेदीज है। छेदीज को मतलब एच के बीच वाले लीक याद रखियो, लेटा हुआ बंटवारा, वो है खड़ा हुआ बंटवारा, ठीक है। ये वर्टिकल है। केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां, राज्य सरकार के पास उससे कम, उससे प्रकार स्थानीय स्तर पर, या 2 स्तर तो होंगे संघात्मक व्यवस्था में, राज्य स्तर और संघ स्तर, ठीक है। ये ओरिजेंटल है, लेटा हुआ बंटवारा है। ओरिजेंटल इंग्लिश में कहते हैं, छेदीज कहते हैं, ठीक है ना। ये समकक्ष है इनके पावर, ठीक है। ये सरकार के अंगों के बीच में, ये सरकार के 3 अंग है, ठीक है ना। ये सरकार के 3 अंग है, वो सरकारों के बीच में बंटवारा है, राज्य सरकार, संघ सरकार। ये सरकार के 3 अंग है, ठीक है। 3 अंगों के बीच में बंटवारा है, ये ओरिजेंटल बंटवारा है, ठीक है। तो जो शक्ति संलयन पर काम करेगी वो संसदीय व्यवस्था है, और जो शक्ति पृथक्करण पर काम करेगी जैसे अमेरिका है, वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अब अपन ने क्या है, एक अपनी विशेषता है कि संसदीय संप्रभुता। ब्रिटेन में क्या चलता है, संसदीय संप्रभुता है। वहां लोम्बे नाम के एक विशेषज्ञ हुए थे, उन्होंने कहा था जो ब्रिटेन की संसद है वो सब कुछ कर सकती है, मरे हुए व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर सकती है, लेकिन स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, उसके अलावा सब कुछ कर सकती है। अमेरिका की बात करें तो वहां न्याय की सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता है। वहां पे ह्यूम नाम का एक न्यायाधीश हुआ था, उन्होंने कहा था जब भी अमेरिका के दरवाजे खुलते हैं एक नया अधिनियम या एक नया नियम बाहर आता है, ठीक है। तो अपन ने दोनों को मिक्स कर लिया। आपने क्या, सर्वोच्च क्या है, संविधान है, ठीक है। आपने संसद अपनी जगह है और न्यायपालिका अपनी जगह है। इसके अलावा अपने बात करें मूल लक्षण में तो मूल अधिकार, नीति निर्देश तो भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति निर्देश तो भाग 4 में है 36 से लेकर 51 तक, ये भी अपनी एक विशेषता है। राज्य की नीति निर्देश तो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भी 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, 1976 द्वारा, इंदिरा गांधी के टाइम में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और उसमें अब आपको पूछेगा मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, अब आप लिखोगे कट देनी 10 लिखा हुआ, उस पर गुड मारोगे, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में। ये 42 संविधान 1976 द्वारा सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और भाग 4 कै ये उपभाग है, इनको जोड़ के अपन कहते हैं ना कितने भाग है, कि 25 भाग है। ये 25 भाग वैसे है, वैसे करे तो 22 ही भाग है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 कै ये उप अनुच्छेद हो गया। इस तरह से करें तो 417 अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन आपको 395 ही याद रखने, ठीक है। अब 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, कब है, 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अभिभावक और माता पिता व अभिभावक, जिसके माता पिता है वो माता पिता, नहीं किसी के संरक्षण में है तो वो अभिभावक है। वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को हर हालत में पढ़ाएगा, प्राथमिक शिक्षा वो दिलाएगा, ठीक है। नीति निर्देश तो में पहले ये 6 से 14 ये लिखा हुआ था मूल
अनुच्छेद 45 में जैसे जैसे संसाधन हुए तो अब ये 51 में मूल अधिकार भी बना दिया गया है, ठीक है, और मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है 86 संविधान 2002 द्वारा, ठीक है। तो ये अपने मूल कर्तव्य हो गए। इसके अलावा अपन बात करें पंथ निरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, पंथ निरपेक्ष राज्य, कोई विशेष राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, संप्रदाय नहीं होगा, पंथ नहीं होगा, किसी विशेष पंथ को संरक्षण नहीं देगा, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, आपने स्वतंत्र न्यायपालिका हटाने की प्रक्रिया अपन देख रहे हैं कितनी कठिन है, ठीक है, 2/3 बहुमत है, दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव, तो इसलिए स्वतंत्र रखा गया है, सरकार अपने हिसाब से उसका दुरुपयोग न करे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 226 में लिख रखा है, ये भी विशेषता है कि अगर मूल संविधान में क्या लिखा, 21 वर्ष लिखा हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ राजीव गांधी के टाइम में, तो उसमें 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 साल का व्यक्ति हो गया, निर्वाचन सूची में अपना नाम जुड़ा लिया, तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सार्वभौमिक सब ने वयस्क मताधिकार, एक वयस्क एक निश्चित आयु प्राप्त कर ली 18 वर्ष, तो वो मतदान को भी अधिकार है, भी आगे किसी भी जाति धर्म लिंग आधार पर कोई भेदभाव को नहीं होगा, एकल नागरिकता है ही भारतीय, आपातकालीन प्रावधान हमने कर रखे हैं, और त्रिस्तरीय सरकार भी हमारी है। ये लक्षण हो गए। अब अगले टॉपिक में अब करवा दें क्वेश्चन, अगले में करवा दें, अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट के। बड़ी बड़ी बात अपने जो टॉपिक में संविधान का परिचय है और उसकी विशेषता या लक्षण है, इतना ही है टॉपिक में, तो ये विशेषताएं सारी बता दी। कहीं ना कहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।